रामगोपाल। गांव कोहरे की मोटी चादर में लिपटा हुआ था। अमीरों के घरों की चिमनियों से धुआं निकल रहा था और अंदर अंगीठी की आग जल रही थी। लेकिन मूलचंद की झोपड़ी में ठंड सीधी हड्डियों तक पहुंच रही थी। मूलचंद के पास केवल एक पतली रजाई थी जिसे वे चारों बारी बारी से ओढ़ते थे। उसकी पत्नी दामिनी अपने पुराने ऊनी कपड़े में लिपटी हुई चूल्हे के पास बैठी थी जहां आग जल नहीं रही थी। घर में सन्नाटा था, भूख थी और ठंड थी। मूलचंद जी, आप बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं? ठंड कितनी है आपको अंदाजा है? चूल्हा भी ठंडा है, घर में एक मुट्ठी राशन भी नहीं बचा। कल रात बच्चों को बस पानी पिलाकर सुला दिया था। क्या करूं दामिनी, रणजीत सेठ को देर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आज देर हुई तो मेरी बची खुची पगार भी काट लेगा। उसके होटल की चाय के बिना गांव वालों की सुबह नहीं होती। आज कैसे भी जाकर पैसे लाने ही होंगे। तभी उनकी 7 साल की बेटी तारा और बड़ा बेटा प्रवीण रजाई से निकलकर बाहर आए। उनकी आंखें नींद और ठंड से लाल थीं। पापा, रात में बहुत ठंड लगती है, मुझे डर लगता है। मेरी रजाई बहुत पतली हो गई है। प्लीज पापा, आज लौटते समय मेरे लिए मोटी रजाई ले आना। हाँ बाबा, और मेरी टी शर्ट भी फट गई है। दुकान पर जाने में शर्म आती है। अगर आप रजाई और राशन ले आए तो मैं नया स्वेटर नहीं मांगूंगा। मूलचंद का गला भर आया। उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए न गर्म कपड़े थे न अच्छा खाना। वो दर्द अंदर ही निगल गया, आंसू नहीं गिरने दिए। हाँ मेरी बिटिया यानी तारा और मेरे पहलवान प्रवीण, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज सेठ से पूरे पैसे लेकर आऊंगा और सबसे पहले तुम्हारे लिए रजाई और गर्म खाना लाऊंगा। मूलचंद दामिनी की तरफ देखता है। दामिनी की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है, कोहरे में, अपने बच्चों के सपने पीछे छोड़कर। रंजीत सेठ का होटल चाय महल गांव में सबसे शानदार माना जाता था। ठंड के बावजूद दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हर कोई जानता था, अगर असली स्वाद चाहिए तो मूलचंद की चाय पीनी पड़ेगी। मूलचंद को पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर चाय बनाना उसका हुनर था, यही उसकी मजबूरी भी। ओए मूलचंद, बहरा हो गया क्या तू? 6 बज गए, आज फिर देर से आया है। तेरे को पता है ना मेरी दुकान पर पहली चाय कितने बजे बननी चाहिए? आज 1 मिनट भी और देर होती तो तेरी आधी पगार काट लेता। माफ कर दीजिए सेठ जी, ठंड बहुत ज्यादा थी, बच्चों को थोड़ी देर आग के पास बिठाना पड़ा। कसम खाता हूं अब 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। चल चल हट चला, तेरी कसमें मेरी दुकान का नुकसान नहीं भरती। देख बाहर कितनी भीड़ है, सब तेरी चाय पीने आए हैं, पर तेरी मेहनत में दम नहीं है। मूलचंद बिना कुछ बोले चूल्हे पर चढ़ जाता है। ठंड भूलकर चाय बनाने लगता है। कुछ ही देर में चाय की खुशबू पूरे चौक में फैलते चले आते हैं। पर मूलचंद के हाथ पांव ठंड से सुन्न हो चुके थे। वो पूरे दिन बिना कुछ खाए काम करता रहा। सेठ जी, आज की पगार और पिछली बकाया पगार दे दीजिए। घर में राशन नहीं है, बच्चों के लिए रजाई भी लानी है। हाँ पगार मुझे याद है, पर आज नहीं, आज बाहर से सामान लाना है, कल दे दूंगा। वैसे भी तू इतना कंगाल नहीं है कि एक दिन खाना ना खा सके। प्लीज सेठ जी, कल नहीं, मेरी बेटी ठंड से कांप रही है, घर में अनाज भी नहीं है। बहाना बनाना तेरी औकात वालों को खूब आता है। जा, झूठ मत बोल, ज्यादा मुंह चलाया तो बची खुची पगार भी कट जाएगी। निकल यहाँ। सेठ लगभग उसे धक्का देकर भगा देता है। मूलचंद खाली हाथ बाहर निकल आता है। दिल टूटा हुआ था, आंखें भरी हुई थीं, पर मजबूरी थी। आप आ गए, रजाई कहाँ है? गरम गरम जलेबी लाए। माफ करना बच्चों, आज भूल गया। सेठ जी ने कहा है कल देंगे, कल पक्का लाऊंगा। बच्चे चुप हो गए, मासूमियत से, बिना शिकायत किए। दामिनी की आंखें भर आईं। आज सूखी रोटी और नमक है, उसी से काम। वो रात भूख और ठंड में कट गई। मूलचंद पूरी रात सो नहीं पाया। उसी रात उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब और अपमान नहीं सहेगा। अगली सुबह ठंड पहले से भी ज्यादा तेज थी। कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मूलचंद समय से पहले ही होटल पहुंच गया। शरीर कांप रहा था, पर मन में एक उम्मीद थी, आज सेठ उसे उसका हक देगा। ओए मूलचंद, आज जल्दी आ गया। कल की डांट का असर हुआ लगता है। पर ये क्या, तेरे शरीर में जान नहीं है क्या? इतना धीरे क्यों चल रहा है?
मालिक, शरीर थोड़ा कमजोर है, पर काम में कोई कमी नहीं होगी। आज की चाय और भी स्वादिष्ट बनेगी। मूलचंद जानता था अगर जवाब दिया तो पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए उसने अपना दर्द चाय में मिला दिया। कुछ ही देर में पूरे होटल में खुशबू फैल गई, भीड़ लग गई। देखिए, मेरी चाय का कमाल है। ये कोई चाय नहीं, जादू है, जादू। मैंने इसे खुद सिखाया है। वो मूलचंद की तरफ घृणा से देखता है, जैसे वो इंसान नहीं कोई मशीन हो। मूलचंद पूरा दिन भूखा काम करता रहा, हर ताना, हर अपमान चुपचाप सहता रहा। अब शरीर में ताकत नहीं बची थी, पर हिम्मत अभी बाकी थी। उसने फैसला किया, आज बिना पैसे लिए नहीं जाएगा। सेठ जी, मेरा पिछला और आज का हिसाब कर दीजिए। मेरा 550 रुपये बकाया है, आज की मजदूरी अलग। 550 रुपये? तेरी औकात है इतनी? तूने कभी 500 रुपये भी देखे हैं? जा, मजाक मत कर। सेठ जी प्लीज, घर में कुछ नहीं है, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। ले, ये 100 रुपये रख, आज के लिए काफी है, ज्यादा मुंह मत चला। सेठ जी, मेरे 550 रुपये बनते हैं, इतने में मैं क्या करूंगा? कम से कम 500 रुपये दे दीजिए। लेना है तो ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। निकल। मूलचंद की आंखों में आंसू भर आए। अपमान, गुस्सा, मजबूरी सब एक साथ। फिर भी वो 100 रुपए उठा लेता है, क्योंकि घर पर बच्चे इंतजार कर रहे थे। पे हाथ में थे और दिल में बोझ। वो बाजार की तरफ बढ़ा, पहले खाना फिर रजाई, यही सोच रहा था। 100 रुपए का नोट हाथ में पकड़े मूलचंद धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इन पैसों में क्या क्या आएगा? पहले पेट भरे या बच्चों को ठंड से बचाए? भैया, आलू कैसे दिए? टमाटर का क्या भाव है? आलू 70 रुपए के 2 किलो, टमाटर 50 किलो, एकदम ताजा माल है। मूलचंद के होश उड़ गए। 100 रुपए में तो आधा भी पूरा नहीं हो रहा था। वो दूसरी सब्जियों की तरफ देखता है, तभी उसकी नजर गोभी पर पड़ती है। भैया, ये गोभी कैसे है? 20 रुपए किलो, ले जा भाई। मूलचंद 20 रुपए की गोभी लेता है। अब बचते हैं 80 रुपए और अभी रजाई बाकी थी। वो भारी कदमों से रजाई बाजार की तरफ बढ़ता है। चारों तरफ रंग बिरंगी मोटी रजाइयां टंगी थी। 800 रुपए, 900 रुपए, 700 रुपए, हर दाम मूलचंद के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। मेरे पास तो बस 80 रुपए हैं, मैं क्या करूं भगवान? तभी उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, बचपन का दोस्त, पड़ोसी जग्गू उर्फ जग्गू। अरे जग्गू, तू यहाँ? कैसा है भाई? अरे मूलचंद, मैं बढ़िया हूँ भाई। तू बता, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? रजाई लेने आया है क्या? भाई, रजाई देख रहा हूँ, पर बस मेरे पास इतने ही पैसे हैं। मेरी छोटी तारा रात भर ठंड से कांपती रहती है। सेठ ने पैसे नहीं दिए। देख भाई, बाजार अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह। मैं बिना पैसे रजाई नहीं दे सकता। जग्गू, तेरी कसम, बस एक रजाई दे दे, कुछ दिनों में पैसे लौटा दूंगा। मेरी हालत देख, बच्चों की जान का सवाल है। जग्गू कुछ पल चुप रहा, फिर उसका दिल पिघल गया। बस कर यार, मुझे कमजोर मत बना। ले, ये मोटी रजाई रख, पैसे जब हो तब दे देना, और जब भी जरूरत पड़े सीधा मेरे पास आना। मूलचंद की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन भगवान और दोस्त दोनों को धन्यवाद दिया। रजाई और गोभी लेकर वो खुशी खुशी घर की तरफ। पापा, रजाई कितनी मोटी है, अब मुझे ठंड नहीं लगेगी। आप सबसे अच्छे पापा हो। मूलचंद जी, इतना सब 100 रुपए में? सेठ ने तो 100 रुपए ही दिए, पर जग्गू ने उधार में रजाई दे दी। भगवान का शुक्र है। जान थी और थोड़ी उम्मीद भी। उस रात झोपड़ी में पहली बार बच्चे चैन की नींद सोए थे, मोटी रजाई में लिपटे हुए, ठंड से सुरक्षित। चूल्हे पर गोभी की सब्जी पक रही थी। घर में सादगी थी, पर सुकून भी था। मूलचंद जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ दामिनी, बोलो। आप वहाँ क्यों काम करते हैं जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं है, जहाँ आपकी मेहनत की कोई कीमत नहीं, जहाँ हमारे बच्चों की ठंड भर भूख का कोई मोल नहीं? तो क्या करूं दामिनी, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मेरे पास कोई और हुनर नहीं, चाय ही मेरा सहारा है। तो अपनी ही दुकान क्यों नहीं खोल लेते? दूसरे के यहाँ गुलामी क्यों? आपकी चाय में जादू है, पूरा गांव आपकी चाय पीने सेठ के होटल जाता है। मूलचंद चौंक गया, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। दुकान? कैसी दुकान? हमारे पास पैसे नहीं है, एक दिन का खाना मुश्किल है, ठेला, बर्तन, गैस सब कहाँ से आएगा? नामुमकिन कुछ नहीं होता। सेठ के पास आपका 900 रुपए से ज्यादा बकाया है, कल सीधे जाकर मांगिए, कह दीजिए अब काम नहीं करूंगा।
उसी पैसे से छोटा सा ठेला लगा लेंगे। सेठ पैसे नहीं देगा, वो बहुत कंजूस है। डर से कुछ नहीं होगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ। तुम ठीक कह रही हो। कल आखिरी बार कोशिश करूंगा, या तो पूरा पैसा या फिर मैं वहां नहीं जाऊंगा। उस रात मूलचंद को नींद जल्दी आ गई। बच्चों की मुस्कान देखकर उसका हौसला बढ़ गया था। पर अगला दिन एक बड़ी लड़ाई लेकर आने वाला। तीसरे दिन मूलचंद सुबह से चुपचाप काम करता रहा। मन में बस एक बात, आज फैसला होगा। ये उसकी आखिरी शाम थी। सेठ जी, मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। पिछला और आज का मिलाकर 900 रुपए बनता है। अब मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। क्या? 900 रुपए? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू पागल हो गया क्या? नहीं सेठ जी, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। सेठ का चेहरा लाल पड़ गया। घमंड को चोट लगी थी। होटल में उस समय भीड़ कम थी। शाम का वक्त था, ठंड बढ़ रही थी और सेठ का गुस्सा भी। मूलचंद सामने खड़ा था, सीधा, शांत, पर अंदर आग थी। 900 रुपए? तेरी औकात है इतनी? तूने कभी जिंदगी में 900 रुपए देखे भी है? बकवास बंद कर। सेठ जी, मैंने ईमानदारी से काम किया है, मेरा पूरा हिसाब बनता है। धोखा मत दीजिए। ले, आज के लिए ये काफी है। पिछला हिसाब भूल जा और निकल यहाँ से। 50 रुपए का नोट फर्श पर गिर पड़ा। सब लोग देख रहे थे। मूलचंद का सिर झुक गया, पर इस बार उसने नोट नहीं उठाया। सेठ जी, आप गरीब का हक मार रहे हैं। भगवान सब देख रहा है। एक दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जा जा, ज्यादा प्रवचन मत दे। मूलचंद ने आंसू पोंछे, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे बाहर निकल गया। आज उसकी नौकरी खत्म हो चुकी थी, पर गुलामी भी खत्म हो गई थी। चलते चलते उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो कंधों पर लकड़ी के गट्ठर लादे जा रहे थे। ठंड में लकड़ी की बहुत मांग थी। तभी उसके दिमाग में बिजली कौंधी। लकड़ी? हाँ, लकड़ी बेचूंगा। जंगल भगवान का है, मेहनत करूंगा। वो उनके पीछे गया। देखा, वे लकड़ी बेचकर 500 रुपए ले रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगली सुबह मूलचंद कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। सूखी लकड़ियां काटने लगा। तभी 3-4 हट्टे कट्टे आदमी आ गए। ओए, कौन है तू? ये इलाका हमारा है। मैं मूलचंद हूँ, अपने परिवार के लिए लकड़ी काट रहा हूँ। ये जंगल हमारा है, यहाँ सिर्फ हम काम करेंगे। भाग जा। ये सरकार की जमीन है, सबकी है। ज्यादा बोला तो मुंह फोड़ देंगे। मूलचंद समझ गया, लड़ाई बेकार है। वो चुपचाप लौट आया। आज फिर एक रास्ता बंद हो गया था। घर पहुंचते ही नई आफत आई। प्रवीण तेज बुखार से कांप रहा था। मूलचंद जी, प्रवीण बहुत तप रहा है। चलो जल्दी डॉक्टर के पास। इसे तेज बुखार है, टाइफाइड हो सकता है। 5 इंजेक्शन लगेंगे, एक का 200 रुपए लगेगा। मूलचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। 100 रुपए भी मुश्किल से थे, 1000 कहाँ से आएंगे? डॉक्टर साहब, इलाज शुरू कर दीजिए। मैं पैसे बाद में दे दूंगा। पहले पैसे फिर इलाज। प्लीज, इतने में पहला इंजेक्शन लगा दीजिए। डॉक्टर का बिल पिघल गया। पहला इंजेक्शन लग गया, पर कल 200 रुपए लाने की शर्त पर। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे, चांद भी छिपा हुआ था। पूरा गांव नींद में था, पर मूलचंद की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, प्रवीण। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, भगवान बस एक मौका दो। उसने कुल्हाड़ी उठाई और बिना किसी को बताए अंधेरे जंगल की ओर चल पड़ा, जान जोखिम में डालकर। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी सियार की आवाज, कभी पत्तों की सरसराहट, हर कदम पर डर। पर मूलचंद रुका नहीं। डर से पेट नहीं भरता, हिम्मत से भरता है। वो सूखी लकड़ियां काटने लगा। हाथ छिल गए, खून निकल आया, पर कुल्हाड़ी चलती रही। तभी वही गुंडे सामने आ गए, बीरबल और शंकर, हाथों में डंडे। अरे, तू फिर आ गया? मार खाई बना नहीं मानेगा। भाइयों, मेरे बेटे की जान खतरे में है। आज मुझे मत रोकिए, नाटक बंद कर। मूलचंद की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो जमीन पर बैठ गया। अगर मेरा बेटा मर गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। भगवान की कसम, मैं चोरी नहीं कर रहा। उसकी सच्चाई, उसका दर्द उनके दिल तक पहुंच गया। शंकर, लगता ये झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, आज काट ले, पर कल मत आना। मूलचंद ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया, फिर 2 गुनी मेहनत से लकड़ी काटी। सुबह होते ही वो लकड़ी मंडी पहुंचा। व्यापारी ने कहा, आज लकड़ी महंगी है, 1200 रुपए दूंगा। मूलचंद की आंखें भर आईं। इतना पैसा पहली बार एक साथ। वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा, पूरे पैसे दिए। इलाज पूरा हुआ। कुछ ही दिनों में प्रवीण ठीक हो गया। बाबूजी, आप मेरे हीरो हो। नहीं बेटा, मेहनत ही असली हीरो है। कुछ महीनों बाद
मूलचंद ने ईमानदारी से काम करके छोटी सी लकड़ी की दुकान खोल ली। अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। उधर रंजीत सेठ धोखाधड़ी में पकड़ा गया। उसकी दुकान सील हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जो इंसान ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ता, वो चाहे कितना भी गरीब हो, एक दिन जरूर जीतता है। जो दूसरों का हक मारता है, उसका अंत बुरा ही होता है। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप की मेहनत भगवान की सबसे बड़ी पूजा।